रचना यादव विधवा थी लेकिन बेहद ज़्यादा सुंदर, और यही वजह थी कि गांव का हर शख्स, हर लड़का यही चाहता था कि रचना यादव कैसे भी कर उससे बातचीत कर ले, रचना यादव के साथ किसी का अवैध संबंध शुरू हो जाए। लेकिन रचना यादव किसी को घास तक नहीं डालती थी, और एक दिन रचना यादव अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि रचना यादव किसी और से प्यार करती थी। लेकिन रचना यादव जब दोबारा मिलती है तो रचना यादव 2 बोरियों में सेट थी। 2 बोरियों के अंदर उसकी बॉडी के टुकड़े थे, वो भी 7 टुकड़े। किसी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, आते सर वर काट कूट कर उनको कुएं में फेंक दिया था। और रचना यादव की बॉडी पूरे तरीके से सड़ चुकी थी, इसलिए पुलिस फौरन, मतलब जब बॉडी के टुकड़े मिलते हैं तो उनका अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन पुलिस को भी नहीं पता था कि ये रचना यादव के टुकड़े हैं। पुलिस बस उन टुकड़ों से शिनाख्त करने में लगी हुई थी, और लगभग 3-4 दिनों के बाद जब शिनाख्त होती है तब पता चलता है कि ये टुकड़े रचना यादव के थे। लेकिन सवाल ये अभी भी था कि रचना यादव के टुकड़े किसने किए, क्यों किए। और जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है, कातिल को गिरफ्तार करती है, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्या रचना यादव के पीछे जो लड़का पहले पड़ा हुआ था, फिर उसी ने रचना यादव की हत्या कर दी। तो चलते हैं और आज की जो पूरी कहानी है, खूबसूरती से संबंध से मिलकर आखिर में उसका अंत कैसे हुआ वो आपको पता चलेगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का झांसी ज़िला है, और वहीं का एक टेढ़ी फतेहपुर थाना है, और उसी थाने के अंतर्गत एक किशोरपुर गाँव है। वहीं किशोरपुर के गाँव का रहने वाला एक किसान जो अपने खेत पर पहुंचता है ये देखने के लिए कि आखिर फसल कैसी है। कई दिनों के बाद वो खेत पर पहुंचा था, और जब वो खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि मतलब बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। और बदबू आखिर आ कहाँ से रही है, तो खेत के पास ही उसका एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं में जाकर झांक कर देखता है तो कुएं से बहुत बुरी बदबू आ रही थी, और कुएं के अंदर 2 बड़े बड़े बोरे ऊपर तैर रहे थे। फौरन वो देख कर समझ जाता है कि ज़रूर इसके अंदर हो सकता है बॉडी हो, डेड बॉडी हो। फ़ौरन वो पुलिस को फ़ोन करता है। टेढ़ी फतेहपुर थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, और जो बोरे थे उनको बाहर निकाला जाता है। बोरे बाहर निकाले जाते हैं, उनको खोलकर जैसे ही देखा जाता है तो कटा हुआ हाथ, शरीर के हिस्से, और जो हिस्से थे वो एक महिला के थे। और बदबू इतनी बुरी आ रही थी कि पुलिस बर्दाश्त नहीं कर पाती। गांव में हल्ला पिट जाता है कि बोरी में 2 बोरे मिले हैं, और उसमें महिला की बॉडी के टुकड़े हैं। जो टुकड़े थे वो सारे शरीर के टुकड़े थे, बस एक सर नहीं था और एक हाथ नहीं था। अब सर नहीं है तो शिनाख्त कैसे हो, इसीलिए पुलिस फ़ौरन जो कुआं था, कुएं का सारा पानी बाहर निकालना शुरू करती है कि ज़रूर जो सर है वो भी इसी कुएं के अंदर होगा। और जब सारा पानी निकाला जाता है तो फिर अंदर 2 बोरे और निकलते हैं, छोटे वाले बोरे, उसमें सर और एक हाथ निकलता है। कुल मिलाकर महिला की पूरी बॉडी हो जाती है। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि आखिर ये महिला कौन है, और जो बॉडी थी वो बॉडी पूरे तरीके से गल सी चुकी थी, चेहरे की खाल वगैरह उतर गई थी, तो शिनाख्त करना बेहद ज़्यादा कठिन था। इसलिए पुलिस जो बॉडी थी उसके फ़ोटोज़ को खींचती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और ये पता करने में लग जाती है कि आखिर ये महिला किस गांव की। आसपास लगभग 100 गांव थे। 100 गांव में पता किया जाता है, थानों में पता किया जाता है, कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। 200 से ज़्यादा पुलिस CCTV कैमरास चेक करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इस बात को 72 घंटे बीत जाते हैं, और 72 घंटे बीतने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद, पुलिस यही मतलब सारे जो सबूत थे उनको इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले जो बॉडी के टुकड़े मिले थे उनका अंतिम संस्कार करवा देती है। जो सबूत थे उनको सेव कर लेती है, और बराबर छानबीन करने में लग जाती है। अब पुलिस ने मतलब ये सब कुछ कर लिया, पता कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। फिर आखिर में एक पुलिस के सिपाही का नज़र पड़ती है कि जो बोरा है, बोरे पर एक डोरा है, जो धागा है, जिस धागे से बोरे को सिया गया है, और वो धागा ज़रूर किसी न किसी दुकान से लिया गया होगा, फिर उसको सिया गया होगा। अब उस धागे के बारे में पता किया जाता है, और जो बोरे थे उस बोरों के अंदर कुछ ईंट के टुकड़े भी मिले थे। उन ईंट के टुकड़ों को भी लिया जाता है, और पता किया जाता है कि ईंट कहाँ पर बनी, किस भट्टे पर बनी, ये पता किया जाता है। मिट्टी कहाँ की है ये भी बराबर पता किया जाता है। तो पुलिस को इतना पता चलता है कि जो डोरा है, ये डोरा बराबर वाला जो टीकमगढ़ जो गांव है वहाँ पर ये ईंट और डोरे का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस टीकमगढ़ जो पूरा गांव थाना पड़ता है वहाँ पर
पूरे में 1000 से ज़्यादा पोस्टर चिपकवा देती है कि महिला की ऐसे बॉडी मिली है। और इसी बीच एक शख्स वहाँ उस पोस्टर को देखता है और पोस्टर को देखने के बाद वो एक दूसरे शख्स को बताता है कि देखो ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं जो हमारे टीकमगढ़ गांव का जो गांव है वहाँ की रहने वाली एक रचना यादव जो मेरे दोस्त की बहन है, वो लगभग 4 दिनों से गायब है, उसका भी कुछ पता नहीं है। जब दूसरे शख्स को ये बात पता चलती है तो वो टीकमगढ़ थाने में पहुंचकर ये बात पुलिस को बताता है कि ऐसे एक महिला गायब है। और उसके भाई ने मतलब थाने में आया था लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो उस शख्स से बातचीत करती है, भाई तुम्हारी बहन कब से गायब है, तुम्हारी बहन का नाम क्या था, क्या करती थी तुम्हारी बहन। तो वो शख्स था वो बताता है कि मेरी बहन का नाम रचना यादव था और वो विधवा थी और वो अकेली रहा करती थी और 4 दिन पहले से गायब है। वहीं भाई को बॉडी के जो फ़ोटो थे वो दिखाए जाते हैं कि देखो ऐसे बॉडी मिली है, शिनाख्त करो कि कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं है। और जो भाई था वो फ़ोटो देखकर फ़ौरन पहचान जाता है कि उसकी बहन रचना यादव है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि रचना यादव जो गांव की विधवा थी उसकी हत्या की गई और उसी के टुकड़े वहाँ पर फेंके गए थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर टुकड़े किसने फेंके, कातिल कौन। अब जब रचना यादव के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि रचना यादव विधवा थी और जो उसका जेठ है जेठ के ऊपर उसने मुकदमा दायर करवा दिया था जगह के सिलसिले में। और बराबर यही केस वगैरह चल रहे थे। पुलिस जेठ को गिरफ्तार करती है। जब जेठ से पूछताछ करती है तो जेठ बोलता है कि जो मेरा केस चल रहा है उससे तो मतलब केस चल ही रहा था रचना यादव का, लेकिन रचना यादव की जो करीबी थी वो महेवा गांव का जो पूर्व प्रधान है जिसका नाम संजय पटेल है उसके साथ बेहद ज़्यादा करीबी थी और उसी के साथ मिलकर वो बराबर मेरे खिलाफ मुकदमे पे मुकदमे दायर करवाने पर लगी हुई थी। और जो कुछ किया होगा प्रेम संबंध भी संजय पटेल के साथ है। अब पुलिस को ये पता चलता है। पुलिस अब जो रचना यादव थी उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, पता करना शुरू करती है। तो पुलिस को यही पता चलता है कि जो प्रेम संबंध चल रहे थे वो संजय पटेल से चल रहे थे। पुलिस संजय पटेल तक पहुंचती है, संजय पटेल को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है। तो संजय पटेल को पुलिस पकड़ते ही वो कपकपा रहा था और पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर जो कुछ किया है वो संजय पटेल ने किया। अब संजय पटेल से जब पूरी पूछताछ की जाती है, कहानी शुरुआत से जांच पड़ताल की जाती है, तो संजय पटेल बताता है कि जब ये अपने जो जेठ के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी उस कार्रवाई में मैंने इसका साथ दिया था और उसी बीच हम लोगों के प्रेम संबंध हो गए थे लगभग 2 साल पहले। और 2 सालों से बराबर मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही थी। लेकिन अब आकर ये मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी, मुझसे बोलने लगी कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी, एसएसपी ऑफिस चली जाऊंगी, मुझसे शादी करो। और मेरे ऊपर शादी का ये दबाव बना रही थी, प्रेशर बना रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं विधवा महिला से भला कैसे शादी कर लेता। पहले मैंने इसको इम्प्रेस ज़रूर किया था, पहले मैंने इसको मतलब प्रपोज किया था, सब कुछ किया था, वो भी इसलिए किया था कि मैं बस इसके साथ टाइम पास करने लगूं। लेकिन ये तो मुझसे प्यार करने लगी। अब आकर मैं फंस गया और जब मुझे लगने लगा क्या इसको मारने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं अपने जो भतीजा है संदीप पटेल उसको पूरी कहानी बताता हूँ कि भतीजे यार ऐसे फंसा हुआ हूँ। और फिर संदीप पटेल अपने एक दोस्त को और लेता है जिसका नाम प्रदीप अहिवार है, उसको भी बुलाता है और ये हम तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये थी कि जो रचना यादव है उसकी हत्या कर दी जाएगी, हत्या कर टुकड़े किए जाएंगे और लाश को ठिकाने लगा दिया जाएगा। और उसी प्लानिंग के तहत 15 अगस्त को मैं रचना यादव को अपने पास बुलाता हूं। जब वो आती है कार में तो गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूं। और फिर जो वहाँ कुआं था, कुएं के पास हम लोग पहुँचते हैं और बॉडी को वहीं पर रख कर उसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बोरे लेकर हम पहले से गए थे, बोरों में ईंटें रख कर गए थे कि मतलब टुकड़ों को उन बोरों में ईंटों के साथ कुएं में डाल देंगे तो वो ईंट कुएं में मतलब जो बॉडी के टुकड़े हैं उनको नीचे लेकर चली जाएगी और वो कुएं के अंदर टुकड़े मतलब ख़त्म हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही कर कर हमने टुकड़े कर कर उन कुएं में उनको ठिकाने लगा दिया था और वापस अपने अपने घर आ गए थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम पकड़े जाएंगे। वहीं पुलिस की इतनी शातिराना तरीके से पुलिस ने जो कातिलों को पकड़ा तो कातिल भी हैरान हो गए। यहाँ पर पुलिस ने जो काम किया वो तारीफ़ के लायक किया। वहीं जो एसएसपी थे वो 50,000 रुपये का पुलिस टीम को इनाम देते हैं। और जो पुलिस जो संजय पटेल को गिरफ्तार किया था वहीं उसके भतीजे को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अभी जो प्रदीप अहिवार है वो फरार चल रहा है और पुलिस को ये भी पता चला है कि प्रदीप अहिवार ने
लगभग 1 लाख रुपए लिए थे इस हत्या में शामिल होने के। पुलिस उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन देखिए, सोच कर देखिए कि एक इंसान ने सिर्फ टाइम पास के लिए एक महिला से बातचीत की, वो भी विधवा महिला से। उसके साथ वो टाइम पास कर रहा था, लेकिन वो महिला उसको प्यार समझ रही थी और प्यार समझकर वो ज़बरदस्ती संजय पटेल के साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि किसी से प्यार करना, किसी के साथ रहने की ज़िद करना उसके लिए इतना ख़तरनाक साबित होगा कि उसको मारा भी जाएगा और उसके शरीर के 60 टुकड़े कर दिए जाएंगे। सिर्फ किस वजह से कि वो उससे प्यार करती थी और साथ रहना चाहती थी। तो इसीलिए ये ख़ासकर वीडियो लड़कियों के लिए है। लड़कियों, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर किसी के भी प्यार में पड़ जाती हैं और फिर ज़बरदस्ती उससे साथ रहने की कोशिश करती हैं, साथ रहने की ज़िद करती हैं और उनको नहीं पता होता क्या होगा। उनको ऐसा ही लगता है कि शायद लड़के को एहसास हो जाएगा उसके प्यार का और वो साथ में रहने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे रचना यादव के साथ हुआ है ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ किसी के साथ भी ज़बरदस्ती या ज़िद कर ना रहें। अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो आप किसी के साथ रहें, वरना अदरवाइज़ ऐसे ना रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।